नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं सेविंग्स की इंपॉर्टेंस और इन्वेस्टमेंट्स के तमाम ऑप्शंस का हम जायजा लेंगे। जिस तरह से जो आपकी क्वेरीज रहेंगी उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। शो में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हर्षवर्धन रुंगटा साहब, जो कि CFP हैं और रिप्रेजेंट करते हैं रुंगटा सिक्योरिटीज को। गुड इवनिंग, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए रुंगटा साहब। और आइए व्यूअर्स को बता देते हैं किस तरह से वो शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रश्न हम तक भेजने के लिए आप मेल और SMS के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं। money@gnetwork.com पर आप मेल कर सकते हैं। SMS करना चाहें तो डिटेल्स 57575 पर भेज सकते हैं। मोबाइल के मैसेज बॉक्स में पहले से मेंशन कीजिएगा, स्पेस देने के बाद प्रश्न, अपना नाम, जहां से पूछ रहे हैं, डिटेल्स इस तरह से आप इस नंबर पर जो स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है भेज सकते हैं। आइए सवाल जवाब के सिलसिले को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम इंक्लूड कर रहे हैं, वो क्वेरी शिमला से है, ये वाया मेल है। प्रश्न मिस्टर SK सिंह की तरफ से है। रुंगटा साहब ये जानना चाह रहे हैं टैक्स फ्री बॉन्ड्स के बारे में जो मार्केट में अवेलेबल हैं, और इनके जहन में प्रश्न है, जैसे कई इंडिविजुअल्स के जहन में जनरली रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स जो पहले अवेलेबल थे, जिसमें एडिशनल 20,000 का आप जो इन्वेस्ट करते थे, जिसमें टैक्स में छूट मिलती थी, अपार्ट फ्रॉम ATC की 1 लाख की लिमिट के, वो तो अवेलेबल नहीं है। लेकिन इस तरह के जो टैक्स फ्री बॉन्ड्स हैं, इनमें क्या केवल जो इंटरेस्ट होगा वही टैक्स फ्री होगा? जी एब्सोल्युटली। देखिए, जब हम इन्वेस्टर अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स के साथ अगर कंपेयर जी हाँ, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के साथ कंपेयर करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स आपको जब आप निवेश करते थे आपको ATC के बेनिफिट्स मिल रहे थे अप टू 20,000 रुपीज़। और यहाँ हम बात कर रहे हैं कि आपको निवेश करते वक्त आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन जो ब्याज जो कंपनी दे रही है वो ब्याज पे आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं भरना होगा। तो ये टैक्स फ्री बॉन्ड्स हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिसीविंग इंटरेस्ट। अब दूसरी बात ये होती है कि अगर ये जो बॉन्ड्स हैं, ये वेदर इट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट और नॉट, देखिए ये डिपेंड करता है कि आप कौन से टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। अगर ये हायर टैक्स ब्रैकेट में है, अगर 30% में है तो ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन है। अगर 20% टैक्स ब्रैकेट में कोई अगर निवेशक है तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अगर हम प्री टैक्स रिटर्न्स देखें, जो आज 7.5% आपको टैक्स फ्री आपके हाथ में आता है, ये अगर हम ट्रांसलेट करते हैं प्री टैक्स के कंपैरिजन के लिए, तो ये करीबन होता है 10 से 11% के बीच में। तो ये एक अच्छा ब्याज दर है। अगर एक निवेशक को एक ऑप्शन चूज करना है तो एक अच्छा ऑप्शन है। दूसरी बात ये है कि ये एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं, आप 10 इयर्स और 15 इयर्स के बॉन्ड्स हैं। सो इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने एक शॉर्ट टर्म 5 इयर्स या 3 इयर्स की कोई FD की है, और अगर हम उससे कंपेयर करें कि जब 3 साल की FD या 5 साल की FD आपकी रिन्यू होने आती है, उस समय जो इन्वेस्टमेंट आप कर पाएंगे वो इंटरेस्ट रेट उस समय मार्केट में क्या होंगे। तो अगर ये री इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है कि इंटरेस्ट रेट री इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है, अगर हम लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स ले रहे हैं एट प्री टैक्स 10 या 11% पे, तो एक अच्छा विकल्प है, एक ऑप्शन आप डेफिनेटली चूज कर सकते हैं। और आप अगर हो सके तो आप 15 साल का बॉन्ड लीजिए, वो और भी बेहतर होता है 10 साल से। राइट, तो इस तरह से आप इसके तहत बढ़ सकते हैं। एंड मोर ओवर, जैसे आपने FDs का टच किया है कि आप इसमें जो प्लानिंग करेंगे, फिर आगे इंटरेस्ट रेट जो साइकिल है उस पर काफ़ी डिपेंड करेगा। मोर ओवर जो आय होगी वो आपकी कुल आय में जुड़ती हुई वो टैक्सेबल भी रहती है। रुंगटा साहब ये भी बताएं, आप ये इनफैक्ट इसके पीछे की जो सोच रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स को जो कंटिन्यू आगे नहीं फर्दर एक्सटेंड किया गया, उसको किस तरह से देखना चाहिए, एंड बजट में क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फ्रंट पर? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़ी इन्वेस्टमेंट्स भी रिक्वायर्ड हैं एंड इन्वेस्टर्स के लिए एक ऑप्शन अवेलेबल रहता था, तो क्या इस फ्रंट पर क्या कुछ आगे हो सकता है? देखिए, अगर हम उम्मीद की बात करें तो ये डेफिनेटली, और एक हम ज़रूरत की और उम्मीद की दोनों की बात करते हैं। जहाँ तक ज़रूरत की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को फंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये ही एक नीड थी जिसे रिकग्नाइज करके 20,000 की लिमिट इंट्रोड्यूस की गई थी। अभी हम अगर इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू या टैक्स पेयर पॉइंट ऑफ व्यू देखें, तो अगर कोई भी एक विकल्प मिलता है जिसमें आपको टैक्स बचाने की एक ऑप्शन रहता है, तो वो डेफिनेटली यूज होता है। सिर्फ थी कि कई लास्ट टाइम हमने देखा था कि वो 20,000 की लिमिट कम थी, बट एनीवेज वो लिमिट आपको एक ऑप्शन दिया गया था, तो इट्स गुड। ये एक्सटेंड अगर उस समय नहीं हुआ तो शायद उसी समय गलत था। अगर आज भी अभी 2013 के बजट में भी अगर हम देखें, अगर एक ऑप्शन दिया जाता है तो ये ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए अच्छा होगा, एक इन्वेस्टर के लिए भी बहुत अच्छा होगा। राइट, तो इस तरह से आप बढ़ सकते हैं मिस्टर सिंह। ये है आपके लिए राय, और जो मार्केट्स में इस फ्रंट पर जो हलचल चल रही है उसका जायजा लिया गया है। अगला सवाल हम शामिल करेंगे। ये सवाल पूछने के लिए जयपुर से नेक्स्ट ईयर राकेश शर्मा जी मौजूद हैं। इन्होंने अपना एक पोर्टफोलियो जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड्स में वो भेजा है। स्क्रीन पर आइए रन करते हैं उसको, और इनसे फिर हम चेक करेंगे जो इनकी क्वेरी है। एज 32 है, ये पर मंथ 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 7 स्कीम्स हैं जिनमें ये अपना निवेश जारी रखे हुए हैं।
जिसमें हम देख रहे हैं कुछ टॉप परफॉर्मर्स भी हैं। आप हमें ये बताइए मिस्टर शर्मा, ये जो इनफैक्ट आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या एग्जैक्टली जानना चाह रहे हैं? ये आपने कुछ अच्छे परफॉर्मर्स अपने पोर्टफोलियो में शुमार किए हुए हैं, तो आप किस तरह से सेटिस्फाइड हैं इनके रिटर्न्स जो रहे हैं? एक्चुअली आप देखेंगे, अभी मेरे को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। मेरा लॉन्ग टर्म प्लानिंग है 15 से 20 साल के लिए। जो मैंने 3 टारगेट दिए हैं, एक घर के लिए, एक बच्चे की शादी के लिए, कुछ कॉर्पस के लिए। तो क्या 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करने पर मुझे 15-20 साल के बाद रिटर्न मिल पाएगा? राइट, आपको राय दिलवाते हैं। पहले जो आपने इनफैक्ट जो पिक किए हैं स्कीम्स, उसको किस तरह से रुंगटा साहब आप बताएंगे? एंड मोर ओवर, जब ये लंबी अवधि की बात कर रहे हैं और इन्होंने अर्ली प्लान किया है, इनको किस तरह से रिटर्न्स इनफैक्ट आगे जनरली एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इसमें आप इनके पोर्टफोलियो को देखकर किस तरह से आप इसको रिव्यू करना चाहेंगे? कुछ हम देख रहे हैं गोल्ड जो स्कीम्स हैं उसमें ऑलमोस्ट इनका 30% के आसपास जा रहा है। क्या वो सही स्ट्रैटेजी है, या जैसे जनरली कहते हैं 5-10% आप उसमें पार्क करें? ये कैसे देखना चाहिए उसको? एंड ओवरऑल बाकी कुछ अच्छे परफॉर्मर्स भी हैं, आपकी क्या कॉल होगी? देखिए, पहली बात शर्मा जी, आपका जो पोर्टफोलियो है वो पोर्टफोलियो में थोड़े डुप्लीकेशन है। अभी हमने ये भी आपसे रेफरेंस दिया है कि आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड का जो फंड है वो भी आपके 2 फंड्स हैं। सो नेवरदलेस, जहाँ तक हम फंड सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, फंड्स अच्छे परफॉर्मिंग हैं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखिए कि आगे जाते वक्त और फंड्स आपके पोर्टफोलियो में आप ऐड ना करें। अगर आपको कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है, आप इन्हीं फंड्स में से चूज करके करिए। जहाँ तक गोल्ड की हम बात कर रहे हैं, गोल्ड में आपका 30% वेटेज है। सो आइडियली अगर हम एक पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन देखें इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से, 32 इयर्स की उम्र में आप अगर 30% गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो शायद ये थोड़ा सा आपका गोल्ड की तरफ ज़्यादा झुकाव है। आप अगर इसको बैलेंस आप कैसे कर सकते हैं? या तो आप वो फंड को, वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स आप बंद करिए। आपका 2000 का एक SIP जा रहा है और 1000 जा रहा है, तो आप अगर 2000 रुपए का SIP गोल्ड में बंद करके आप फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड में आप उसमें बढ़ा दें, तो शायद आपके लॉन्ग टर्म जो गोल्स हैं वो भी आप मीट कर सकेंगे। आपने अपने गोल्स की बात की थी और आपने बताया है कि आपको 10 साल बाद आपके घर खरीदने के हिसाब से 30 लाख चाहिए। हमने कैलकुलेशन किया है कि अगर आप 10,000 रुपीज़ हर महीने का निवेश कर रहे हैं और हम 14% आपका CAGR अज्यूम करके कैलकुलेशन करते हैं, 10 साल बाद आपकी जो फंड वैल्यू होगी वो करीबन 25 लाख होगी। इसमें से आप अपना 10 लाख रुपए जो घर के हिसाब से चाहिए आप विड्रॉ कर सकते हैं। बाकी का 15 लाख वैसे ही रहने दीजिए फंड में, और आप कंटिन्यू करिए अपना 10,000 रुपया। 15 ईयर्स लेटर जब आपको मैरिज के हिसाब से, आपके चाइल्ड के मैरिज के हिसाब से पैसों की ज़रूरत है, उस समय फंड की वैल्यू हो जानी चाहिए 38 लाख। उसमें से आप 30 लाख रुपया निकाल लेंगे अपनी एजुकेशन, अपनी मैरिज, चाइल्ड के मैरिज के पर्पज़ के हिसाब से। बाकी का 8 लाख वैसे ही रहने दीजिए और SIP कंटिन्यू करिए। अभी हम आपकी रिटायरमेंट की बात करें, 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ आपने एक टारगेट बनाया था, आपको 50 लाख चाहिए, लेकिन ये फंड शॉर्टफॉल होगा, आपका फंड वैल्यू बन जाएगा करीबन 24 लाख। तो इसमें शॉर्टफॉल होने वाला है। दूसरी बात शर्मा जी, मैं आपको बता दूं कि आपने 20 ईयर्स लेटर 50 लाख का एक टारगेट बना के चले हैं। मुझे नहीं लगता कि आपने शायद इन्फ्लेशन कंसिडर किया है। आपने अपने मेल में बताया कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो हम आपकी एक सिक्योर्ड पेंशन है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि शायद आपका जो टारगेट है वो 50 लाख 20 साल बाद बहुत कम होगा, तो आपको वो रिव्यू करना होगा। इसके लिए आपको 2 चीज़ कर सकते हैं, या तो आप अपना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ाइए हर महीने का, या तो जो आपका एक डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस है जो है चाइल्ड की मैरिज का, उधर आप थोड़ा कम करें, तो शायद आप अपना ये पूरा पोर्टफोलियो बना सकें। राइट, तो इस तरह से आप बढ़ सकते हैं। इनफैक्ट जो आपने फर्स्ट गोल सेट किया 10 इयर्स का, और बाकी जिसको एडवाइस दी जा रही है अराउंड अबाउट 12-15%, और जैसे रुंगटा साहब ने 14% के आसपास रिटर्न्स के हिसाब से आपको बताया है। आपकी जैसे आगे चलते हुए इनकम लेवल्स जैसे बढ़ें, जो आपको इंक्रीमेंट्स हों, तो और भी ज़्यादा आप अगर इन्वेस्टमेंट्स कर सकें और बेटर रहेगा। लेकिन ये आपकी राय है, ज़्यादा और आप स्कीम्स मत पिक कीजिएगा, क्योंकि फिर मैनेज करना भी वो भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो इसी में आप इसके तहत आगे बढ़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट। हम आइए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कई और प्रश्न हैं वो शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज हम बातचीत कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स के तमाम ऑप्शंस पर। शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं हर्षवर्धन रुंगटा साहब, और अगला प्रश्न हम शामिल करेंगे। ये अगला सवाल हिसार से पूछने के लिए मंजू बंसल जी लाइन पर हैं। इन्होंने एग्जैक्टली जो जानना चाहे अपनी डॉटर के बारे में, जो एक लीडिंग ऑयल मार्केटिंग कंपनी में है, जिनका एनुअल पैकेज अराउंड अबाउट 9-10 लाख का है, और ये इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो प्लान कर रहे हैं उसमें टैक्स सेविंग के लिए भी ये जानना चाह रहे हैं। मैम, आप प्लीज़ बताएंगे अभी एज ऑफ नाउ कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट्स आपकी डॉटर की तरफ से हो रही हैं? ये सर अभी उसमें तो जीवन साथी पॉलिसी में 3,000 पर मंथ जा रहा है उसका, और रिलायंस गोल्ड ETF में जा रहा है 3,000 रुपए पर मंथ।
और Okay. पीएफ और पीपीएफ में जा रहा है। पीएफ में जैसे कंपनी से कर जाता है 5,000 रुपये पर मंथ के आसपास। ये आप मतलब उनके बिहाफ पर मैनेज करते हैं एग्जैक्टली? क्या वो खुद नहीं इसको प्लान करते हैं, नहीं आपकी सर, डॉटर? अभी बेटी सिंगल है, जस्ट अभी 1 साल हुआ उसको जॉब करते हुए। ओके, तो उसका फाइनेंशियल मैटर कैसे, उसको कैसे इसकी मनी को कैसे इन्वेस्ट कहाँ करूँ कुछ। राइट मैम, हम आपको राय दिलवाने की कोशिश करते हैं। रुंगटा साहब, आप इनको कैसे समझाना चाहेंगे? मैडम, आपकी जो डॉटर की इनकम है उस पर क्या कोई डिपेंडेंट है आप लोग, या कोई डिपेंडेंसी नहीं है इनकम पर? रुंगटा साहब, अगर हम मानकर चलें जैसे फॉर एग्जांपल जिस एज ब्रैकेट में है, एक्सट्रीमली यंग हैं, 24-25 ईयर्स की, और पेरेंट्स लगता नहीं है उनकी अपनी इनकम है, इनकी डॉटर की इनकम पर डिपेंडेंट नहीं है और ना ही कुछ प्रकार से कोई लायबिलिटी है, तो एक पहलू अगर तो उस के तहत क्या टर्म प्लान ना भी लें तो चलेगा? एंड ऑल्सो अगर ये आगे जिस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स की, टैक्स सेव हो वो एक एंगल है, लेकिन अच्छी इन्वेस्टमेंट्स भी हों, और जैसे ये यंग हैं और रिस्क ले सकते हैं तो क्यों ना लिया जाए? तो फिर एटीसी में इनके लिए किस तरह से ऑप्शंस को पिक करना चाहिए? आप इनको कैसे एडवाइस देंगे? वेल बंसल जी, पहली बात यह है कि आप जब भी कोई भी निवेश करते हैं वो कौन से इंस्ट्रूमेंट में करते हैं बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आपके गोल्स क्या हैं, आपके रिस्क एपेटाइट क्या है, कितने वक्त तक कर सकते हैं। तो बहुत सारे पहलू होते हैं जिसे कंसिडर करके इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस बताए जाते हैं। तो मेरी सलाह आपके लिए ये रहेगी कि आप अभी अगर हो सके तो आप एक फाइनेंशियल प्लानर से पर्सनली मिलें और उनको ये सारे डेटा जो हैं वो शेयर करके फिर एक फाइनेंशियल प्लान ड्रॉ करेंगे तो शायद आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन हम अगर समझ रहे हैं आपको टैक्स बेनिफिट्स के लिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने हैं जो लास्ट मोमेंट है अभी, तो आप ये पहले देखिए कि आपके एटीसी की जो लिमिट है वो है 1 लाख रुपीज़ की। आपने बताया कि आपकी कंपनी में एम्प्लॉयर पीएफ काट रहा है, पीपीएफ में आप इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं ऑलरेडी, तो ये सारे जो इकट्ठा होकर आपका अगर 1 लाख हो जाता है तो मैं सुझाव दूंगा कि आप एक पर्सनल मीटिंग ऑर्गेनाइज करिए एक फाइनेंशियल प्लानर के साथ और फिर एक डिसीजन लीजिए। अगर हम ब्रॉडली बात करें, क्योंकि अभी वो सिंगल हैं, उनके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, उनके कोई लाइबिलिटीज नहीं है, उनके डिपेंडेंट्स नहीं है, तो एक जो इक्विटी एक ऑप्शन, एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जिसमें उन्हें ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। वो म्यूचुअल फंड के रूट से करेंगे, एसआईपी का रूट लेते हैं तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। राइट। तो मेरी सलाह आपके लिए ब्रॉडली ये रहेगी कि आप एक फाइनेंशियल प्लानर से पर्सनल मीटिंग करिए और एक अपना रोड प्लान जो गोल है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करें, तो आपकी गलतियां, आपको शायद आपके गलती करने का ऑप्शन नहीं रहेगा आपके पोर्टफोलियो में। राइट, क्योंकि ऑलमोस्ट आपकी जो एडीसी की लिमिट है वो क्योंकि ऑलमोस्ट टच कर रही है। अदरवाइज जो ऑप्शंस रह सकते हैं वो स्क्रीन पर भी हमने रन किए हैं, जिन पर आप नजर रख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए ये आपकी डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस रुंगटा साहब, ये मेडिकल इंश्योरेंस भी एक उसकी इंपॉर्टेंस रहती है। एम्प्लॉयर अगर अब तो वहाँ से मिल भी रहा है, ग्रुप इंश्योरेंस कई बार जैसे कहते हैं आप अपना भी ले सकते हैं, एटीडी के तहत वो है, या राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम के भी विकल्प हैं, तो तमाम विकल्प हैं, लेकिन उसमें कुछ चुनिंदा जो है वो स्क्रीन पर हमने रन किए हैं जो आपके ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं। अगला प्रश्न ये महाराष्ट्र से है और प्रश्न नारायण पवार साहब की तरफ से है। पवार साहब ने जानना चाहा है, इनके फादर की एज 59 है, वो पूछ रहे हैं क्या उनको रिटर्न्स फाइल करनी चाहिए, ये आप इसको किस तरह से समझाएंगे? वैसे देखें तो 2 लाख तक की आय पर जिस तरह से टैक्स नहीं है तो ये उस तरह से तो 1.5 है, 1.5 लाख की आय है, लेकिन इनको जो इंटरेस्ट इनकम हो रही है सेविंग बैंक से वो ऑलमोस्ट 1 लाख है। तो इन दैट केस जो जनरली सेविंग बैंक के इंटरेस्ट 10,000 तक की कैपिंग है, तो इनको रिटर्न्स फाइल करनी चाहिए। आप कैसे इनको समझाएंगे? देखिए, पहले हम अगर समझें कि एक एग्जेम्पशन दिया गया है, सर्टेन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, अगर कोई इंडिविजुअल फुलफिल करते हैं तो उन्हें रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। मैं वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आपके बाकी व्यूअर्स के हिसाब से बता दूं। एक है कि अगर एम्प्लॉय है और उन्हें सैलरी इनकम मिल रही है और उनके सारे जो ग्रॉस टोटल इनकम है डिडक्शंस माइनस करने के बाद अगर 5 लाख तक के लिए उनकी इनकम है, तो दैट इज़ वन ऑफ द क्राइटेरियाज। दूसरी है कि जो आपके सेविंग्स बैंक से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो पूरा 10,000 तक होना चाहिए, और आपने अपना एम्प्लॉय है और उन्होंने एक पैन कार्ड अपने एम्प्लॉयर को दिया हुआ है, एम्प्लॉयर आपकी सारी इनकम पे टीडीएस कट कर रहा है और आपको एक फॉर्म 16 दे रहे हैं। तो ये सारी जो ऑप्शंस हैं, आपको एक और बहुत ज़रूरी ऑप्शन ये है कि आप अपने एक ही एम्प्लॉयर के साथ आपने पूरा साल बिताया है, आपने एम्प्लॉयर शिफ्ट नहीं किया, आपने अपने जॉब शिफ्ट नहीं किया है। अगर ये सारी क्राइटेरिया फुलफिल होती है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भी फाइल करते हैं तो चलता है। लेकिन जहां तक इनका सवाल है, पहली बात है कि इन्हें इंटरेस्ट इनकम 1 लाख रुपीस आ रहा है और पेंशन इनकी 1.5 लाख है, तो और 59 ईयर्स के हैं, तो ये अपना इनकम टैक्स रिटर्न इन्हें फाइल करना होगा।
सिर्फ इतना है कि जो उनकी टैक्स लाइबिलिटी होगी वो बेसिक एग्जेम्पशन 2 लाख से हटाने के बाद जो 50,000 रुपीज़ है उन पे इन्हें 10% लगेगा। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इन्हें 1 लाख रुपीज़ इंटरेस्ट आ रहा है बैंक से, तो TDS डेफिनेटली कट रहा होगा, तो वो क्रेडिट वो अपने ले सकते हैं और शायद इन्हें वो 10% भी अपनी जेब से फ्रेश नहीं भरना होगा, वो आप अपना TDS के सामने एडजस्ट कर सकते हैं। तो रिटर्न इन्हें फाइल करना होगा और ये खाली टैक्स का क्रेडिट अपने TDS अपने बैंक से TDS सर्टिफिकेट लेके उसका क्रेडिट जरूर लें। राइट, और अगर कहीं कुछ आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं वो भी आप इनफैक्ट शो कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली मूव कर सकते हैं। एंड 60+ सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आते हैं तो 60 to 80 की एक ब्रैकेट है, उसके अकॉर्डिंगली वो नेक्स्ट स्लैब आपके लिए होगा, बट अभी जो प्रेजेंट स्लैब है उसके अकॉर्डिंगली आपको राय दी गई है। हम फिलहाल एक और ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आज बातचीत हो रही है सेविंग्स पर और इन्वेस्टमेंट्स के तमाम ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम कुछ ही देर में लौट कर आते हैं आखिरी सेगमेंट के साथ। वेलकम बैक। लास्ट सेगमेंट है। आइए अब अगला प्रश्न शामिल करते हैं जो देहरादून से है और प्रश्न पूछने के लिए अश्वनी वासुदेव जी लाइन पर हैं। अश्वनी साहब प्लीज बताइए, आप माइनर PPF अकाउंट के बारे में क्या जानना चाहते हैं? आप लाइन पर हैं? आइए स्क्रीन पर क्वेरी लेते हैं जो इनकी एग्जैक्टली क्वेरी है। रुंगटा साहब, इन्होंने एग्जैक्टली जो जानना चाहा है कि PPF अकाउंट माइनर के नाम पर जिस तरह से है, जो रनिंग है, लेकिन अगर जिस तरह से 15 ईयर्स कंप्लीट होते हैं एंड फिर उसकी एक्सटेंशन करते हैं 5 ईयर्स के लिए एंड माइनर जो है वो मेजर हो जाता है और उस समय भी अगर एक कंट्रीब्यूशन करते हैं तो क्या ATC के तहत उसको अवेल कर सकते हैं, उस कंट्रीब्यूशन को टैक्स छूट ले सकते हैं? जी नहीं, पहली बात है कि जब तक आपके चाइल्ड माइनर हैं और आप उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तब ये ओवरऑल 1 लाख की लिमिट में आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। हम उदाहरण दे रहे हैं, पहले माइनर का मैं आपको बता दूं। अगर माइनर चाइल्ड के अकाउंट में आपने अपने खुद के अकाउंट में 60,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है, आप माइनर चाइल्ड के अकाउंट में 40,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो टोटल 1 लाख की लिमिट चाइल्ड एंड पेरेंट के मिला के होती है। इसमें पूरा आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। बट जैसे अगर चाइल्ड आपका मेजर हो जाते हैं, उनका खुद का पैन कार्ड आपको अकाउंट में अपडेट करना होता है, आप इन्वेस्टमेंट उनके अकाउंट में कर सकते हैं। सिर्फ इतना है कि वो टैक्स बेनिफिट जो है वो चाइल्ड को मिलेगा और पेरेंट को नहीं। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपकी लिमिट जो थी पहले, जब तक चाइल्ड माइनर था, आप 1 लाख की लिमिट थी आपकी, अब ये इंडिपेंडेंटली दोनों अकाउंट में 1 लाख की लिमिट हो जाती है। आप खुद अपने अकाउंट में 1 लाख कर सकते हैं और चाइल्ड के अकाउंट में एडिशनल 1 लाख कर सकते हैं, लेकिन टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। टैक्स बेनिफिट सिर्फ आपको अपने 1 लाख के जो इन्वेस्टमेंट है उसी पे मिलेगा। राइट, तो क्लियरली जिस तरह से गाइडलाइंस हैं कि आप जिस तरह से एक अपने और जो माइनर अकाउंट में होगा, मैक्सिमम जो अपर लिमिट है वो एक फाइनेंशियल ईयर में आप 1 लाख तक ही कर सकते हैं और इसके तहत ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आइए अब हम आखिरी प्रश्न जो है ये शामिल करेंगे। ये सवाल राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम पर है और आइए इसको स्क्रीन पर चेक करते हैं। ये सवाल जो आया है, इन्होंने एग्जैक्टली जानना चाहा है कि अगर ये इसके तहत आगे बढ़ें तो किस तरह से इसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। एंड आप इसकी हम जो कंप्लीट डिटेल्स हैं रुंगटा साहब, हम वो रन करेंगे राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम की, जिसमें आप मैक्सिमम 50,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, 50% की टैक्स छूट जो है वो ले सकते हैं, अपर लिमिट जो इनकम की है वो एनुअली 10 लाख होनी चाहिए। लेकिन आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये समहाउ इसमें म्यूचुअल फंड्स भी अब ऑप्शन इसके भी हैं, इसको किस तरह से इसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए और कहा जा रहा है इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं? एब्सोल्युटली। पहली बात है कि ये स्कीम नोटिफाइड हो चुकी है, 23 नवंबर 2012 को नोटिफाइड हो चुकी है। इनकी बेसिक क्राइटेरिया जो है वो एक न्यू इन्वेस्टर को मोटिवेट करने के लिए है। न्यू इन्वेस्टर का डेफिनेशन उन्होंने बहुत क्लोजली डीमैट अकाउंट से लिंक किया है, तो आपका डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। आप अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको जो यूनिट्स हैं वो आपको डीमैट में लेने हैं, ना कि फिजिकल स्टेटमेंट के रूप में। अब हम अगर लिमिट्स की बात कर रहे हैं, आप निवेश चाहें जितना भी कर लें, टैक्स बेनिफिट आपको 50,000 रुपीज़ तक मिलेगा और जो टैक्स की बचत होती है वो आपके उसके भी आधे में होती है। अगर आपने 50,000 रुपीज़ एलिजिबल हैं, 25,000 रुपीज़ आपको टैक्स में छूट मिलेगी और इसी प्रकार आप अगर 10, 20 या 30%, 20% तक आते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट उस पर मिलेगा। जहाँ तक बजट की बात है, यस, क्योंकि ये स्कीम ने इतना जो उन्हें रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था अभी तक नहीं मिला है। दूसरा, हम देख रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के फोकस जो है वो कैपिटल मार्केट्स को बढ़ावा देने के लिए है, तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कमिंग बजट में इसका दायरा थोड़ा बढ़ा के शायद इन्हें एक टाइम 50,000 नहीं करके इन्हें 2 या 3 इयर्स में अलाउ करें,
तो ये सारे जो मॉडिफिकेशंस हैं, जो इनकरेजमेंट हम चाहते हैं कैपिटल मार्केट्स को मिले, ये शायद ये स्कीम के थ्रू ये बजट में हम शायद देख सकते हैं। राइट इसी नोट पर हम शो को वाइंड अप करेंगे। कई और प्रश्न थे लेकिन समय सीमित है, तो हम यहीं पर वाइंड अप करते हुए आपका शुक्रिया करना चाहेंगे शो में पार्टिसिपेट करने के लिए। हर्षवर्धन रुंगटा साहब, थैंक यू, धन्यवाद। और दर्शकों का भी शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। ये एक पर्सनल फाइनेंस शो है, जिस तरह से हमने वीक की स्टार्टअप जिस तरह से शुरुआत की है ये ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स के साथ। कल जब हाजिर होंगे तो बातचीत होगी लोन्स पर। ऐसे अलग अलग दिन अलग अलग टॉपिक्स टच करते हुए आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग में हम हेल्प करने की कोशिश करते हैं। आपके जहन में प्रश्न हो या सजेशंस हो शो के लिए तो आप हमें भेज सकते हैं मेल और SMS के जरिए। डिटेल्स स्क्रीन पर रहेंगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।